बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की। सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो सतना 4 शव और सनसनी। जी हां, आज सतना दहल उठा है जघन्य हत्याकांड से और इसके साथ आपको बताएंगे कि विवाद का ये कैसा अंजाम है, किसने इस अंजाम को किया है, उसका भी अपडेट आपको देंगे। और मुझे मेरी बीवी से बचाओ, आखिर ये किसने कहा है और क्यों, इसका खुलासा भी इस बुलेटिन में होगा। और ग्वालियर में फिर से गोलीकांड की तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से ग्वालियर दहल उठा है और मध्य प्रदेश में कहना गलत नहीं होगा कि अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक कई आज घटनाएं सामने आई हैं। और अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा का भी आज दिन है। आपको बता दें, मतदान खत्म हो चुका है और उसके बाद अब सबको इंतजार है 13 जुलाई का। और मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी भी आपको इस बुलेटिन में देंगे। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट की, जिस पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। उपचुनाव में करीब 78% मतदान हुआ। वहीं मतदान के दौरान हंगामे की खबर भी सामने आई। अमरवाड़ा के स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर मतदान के दौरान हंगामा हो गया। एक मतदाता के दस्तावेजों को लेकर विवाद हुआ था। गोंगपा प्रत्याशी भी मतदान केंद्र पहुंचे। बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। अमरवाड़ा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। और ये जो सीट है, ये साख का सवाल बनी हुई है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। तो आज 10 जुलाई को मतदान संपन्न हो चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए ये वोटिंग हुई है और अब सबको इंतजार है 13 जुलाई का, जब पता चलेगा कि अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा आखिर किसने जीती है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा। हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंट 80 के ऊपर जाएगा, लेकिन आखिर में ये 78% के आसपास हुआ है। क्या समझा जाए कि आने वाले वक्त में ये वोटिंग परसेंट और बढ़ेगा, और ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? और 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कितना अलग था वोटिंग परसेंट? मैं आपको बता दूं कि विधानसभा 2023 में अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में 88% वोट डाला था। अभी 78% के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग आखिरी आंकड़े जारी करेगा तो लगभग 1 से 1.5% की बढ़ोतरी होगी। माना ये जा सकता है कि 79 to 80% पोलिंग होगा, लेकिन विधानसभा 2023 की तुलना में लगभग 8 से 9% वोट कम हुआ है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये कम वोट आखिर कहाँ जा रहा है। ये कम वोट किस दल के लिए नुकसान करने वाला है, ये कम वोट किसके लिए फजीहत बनने वाला है। अमरवाड़ा उपचुनाव की अग्नि परीक्षा आखिरकार कौन सा दल पास करेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बराबर ताकत लगाई है, चुनाव प्रचार बराबर किया है। और आज जिस तरह से सुबह से वोट के प्रति मतदाताओं का रुझान दिख रहा था, बहुत ही कमाल दिख रहा था। लगातार ग्रेजुअली वोट बढ़ते चले गए, लेकिन 3 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से सुस्त हुआ है। और 3 बजे जब आंकड़े आए थे तब वो जो टर्नआउट है वो 4 घंटे में 10% हुआ। आखिरकार क्यों कम हुआ, ये देखना पड़ेगा। जी ठीक है, बिल्कुल आप भी नजर बना के रखिएगा अजय। अब बस सबको इंतजार है 13 जुलाई का। हो सकता है ये वोटिंग परसेंट भी बढ़े और ये वोटिंग परसेंट किसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा और किसके लिए नुकसान करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार 223 करोड़ में नया विमान खरीदेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ई विधानसभा परियोजना की शुरुआत की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इसके साथ इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधारोपण को लेकर भी चर्चा हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं और सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा बैठक में छात्रवृत्ति, बोकारो नदी पर सिंचाई योजना, किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाने 7 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। मंत्री को इमरजेंसी में जाना पड़ता है,
विमान नहीं होने के कारण जहां पहुंचना होता वहां नहीं पहुंच पाते, तो एक राज्य का विमान होना चाहिए। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक बम्बार्डिंग कंपनी है कनाडा की, बाकायदा टेंडर से हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर खंडवा से बता दें, आतंकी फैजान को खंडवा जेल से भोपाल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। कल खंडवा कोर्ट ने आतंकी फैजान को जेल भेजा था और अब आतंकी फैजान भोपाल सेंट्रल जेल में रहेगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है फैजान। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि खंडवा जेल से इसे भोपाल जेल शिफ्ट कर दिया गया है और कयास यही लगाए जा रहे थे कि इसे कभी भी भोपाल जेल शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी MPATS की टीम लगातार इसे पूछताछ कर रही। कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, इसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से ही लगातार MPATS से जो पूछताछ की जा रही है, एक के बाद एक कई अहम खुलासे हुए हैं जो कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते थे। प्रतीक मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, एक बड़ा अपडेट है, आतंकी फैजान को भोपाल जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज जो है वो सामने आ रही है कि खंडवा की जो जेल है उसकी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था, जिसके बाद में जो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है फैजान शेख, उसको भोपाल की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले सिमी के जो आतंकवादी थे वो खंडवा जेल ब्रेक करके भागे थे और उसके बाद में कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पकड़ा गया था और फिर उन्हें भोपाल जेल में रखा गया था। तो माना जा रहा है कि यही कुछ कारण हो सकते हैं और सुरक्षा कारणों के चलते फैजान को यहाँ से भोपाल शिफ्ट किया गया है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रतीक। इधर लुटेरी दुल्हन की तर्ज पर छतरपुर में एक अनूठा और संगीन मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए जान बचाने की गुहार लगाई है। आरोपी की एक महिला ने 5 पुरुषों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर शादी की और फिर उनका पैसा हड़पने के बाद उसने नया शिकार खोजा और अब 14 साल बाद अपने छठवें पति को भी फंसा रही है। महिला का छठवां पति अब पुलिस की शरण में पहुंच गया है और न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित फूलचंद कुशवाहा ने बताया कि उसकी पत्नी विनीता ने प्रेम जाल में फंसाकर उसे साल 2011 में शादी की थी। हाल ही में उसे जब अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चला तो उसकी पत्नी ने उस पर भी मारपीट की झूठी FIR दर्ज करवा दी। पीड़ित के मुताबिक इस महिला का उद्देश्य सभी पर फर्जी केस लगाकर पैसे ऐंठना है और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो सबको एक एक करके छोड़ती जाती है और नया शिकार ढूंढती है। पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कही है। 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। लगभग 14 साल में उसके साथ रहा। अब मुझे पता चला कि उसने 5-6 शादियां पहले से कर रखी थी। अब उसके कई लोगों से संबंध भी है तक। एक है वहीं दरी रोड में कोई सलमान नाम का लड़का, वो तो घर ही में आता है, उससे संबंध है उसके। कई बार मैंने मना किया तो मुझे उससे धमकी दिलवाती है कि तुम्हें जान से मरवा दूंगी, अच्छी तरह से रहो, मेरे हिसाब से रहो, मुझे जो करना है करने दो, मेरे बीच में मत पड़ो। ये कल ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है फूलचंद कुशवाहा का, जिसमें फैमिली इशू और अपनी वाइफ के बारे में कुछ उनके द्वारा लिख किया गया है। इसको हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए। जांच अनुसार इसमें आगे कार्रवाई। मंगलवार रात राजगढ़ जिले के ब्यावरा में निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान के गिरने की घटना की खबर हमने आपको बताई थी और अब इस खबर ने प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। इस 3 मंजिला निर्माणाधीन भवन में 22 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इस मकान के अचानक ढहने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी और 7 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले की जब पूरी जांच की गई तो इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि इस मकान का जो निर्माण किया जा रहा था इसकी ना तो कोई तकनीकी स्वीकृति थी और ना ही ये किसी समतल जमीन पर बनाया जा रहा था। वहीं इस मामले में जब प्रशासन से बात की गई तो प्रशासन अपनी लापरवाही और गलतियों को छुपाने में लगा रहा। हादसे के बाद अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण घटिया क्वालिटी का किया जा रहा था और इस निर्माण कार्य की अनुमति ग्राम पंचायत ने दी थी। हादसे के बाद अब दूसरे निर्माण कार्यों में सावधानी बरतने और सख्त नियमों का हवाला दिया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में SDM से बात करने की कोशिश की गई तो वो गोलमोल जवाब देती नजर आई। द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था वो एक तो पुअर क्वालिटी का समझ में आया, दूसरा ये था कि उसने जहाँ निर्माण की अनुमति चाहिए थी वो अनुमति ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई अनुमति है कि मैं इस तरह के जो भी निर्माण हो तो उसमें जनपद के जो सब इंजीनियर है उसमें अपना तकनीकी अभिमत लगाएं। उसके पश्चात ही पंचायतें इस तरह की अनुमति निर्माण की अपनी पंचायतों में जारी करें।
जबलपुर नगर निगम अब अपनी माली हालत सुधारने के लिए 139 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। दरअसल जबलपुर में 1,32,000 परिवार ऐसे हैं जो सालों से नगर निगम की संपत्ति और जलकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के रूप में मिलने वाले टैक्स पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। बदले में निगम को इन परिवारों से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। लिहाजा नगर निगम ने लोक अदालत के जरिए राजस्व की वसूली करने का फैसला किया है। फिलहाल जलकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है ताकि 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में टैक्स की वसूली की जा सके। आयुक्त महोदय के निर्देश पर सभी संभागीय कार्यालयों को 4.5 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है उस दिन के लिए, जिसमें संपत्ति कर हमको 2 करोड़ 80 लाख और जल शुल्क 1 करोड़ 20 लाख और 40 लाख रुपए डोर टू डोर में जमा करवाने की उम्मीद है और 10 लाख रुपए अन्य मद में। इस तरह से 4.5 करोड़ आने की पूरी संभावना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमरबानी हमरगोट छाया चौधरी के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।